अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, और इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ना है। एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ एक्सेलरेशन को समझते हैं। एक्सेलरेशन क्या है? डेफिनेशन के मुताबिक वेलोसिटी में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपके पास एक्सेलरेशन है। ठीक है, यानी वेलोसिटी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ये आपके पास एक्सेलरेशन है टाइम के रिस्पेक्ट से। अब एक्सेलरेशन बढ़ रही है, कब कहा जाएगा कि एक्सेलरेशन बढ़ गई है? जब आपके पास वेलोसिटी तो 5 मीटर पर सेकंड हो, लेकिन टाइम 1 सेकंड हो, 1 मीटर पर सेकंड हो, तो इस सिचुएशन में आपके पास एक्सेलरेशन ज़्यादा है। अब आपके पास है 5 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी वही आपके पास 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन टाइम आपके पास 2 सेकंड है। टाइम आपके पास 2 सेकंड है, तो अब आपकी जो एक्सेलरेशन है वो कम हो गई है। क्यों? क्योंकि टाइम बढ़ गया है। याद रखना, एक्सेलरेशन और टाइम के दरमियान रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि टाइम कम होगा। ठीक है, और अगर टाइम बढ़ जाएगा, जैसे कि देखो मैंने यहाँ टाइम बढ़ाया, तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। ठीक है, याद रहेगी बात। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन सिंपल आपने क्या याद रखनी है? वेलोसिटी में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपके पास एक्सेलरेशन है। अब इसको इधर से समझो। आपकी गाड़ी ए पोजीशन पर थी, वो बी पोजीशन पर गई, ए पोजीशन से बी पोजीशन को आपकी गाड़ी मूव कर गई। उसके पास क्या थी? वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रही थी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपके पास हो गई वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में भी चेंज आ जाना, यानी गाड़ी जब मूव कर रही है उसके पास वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी में भी चेंज आ जाना टाइम के रिस्पेक्ट से, ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्यों देखी जाती है? एक्सेलरेशन इसलिए देखी जाती है कि हम बता सकें कि गाड़ी तेज़ी से आगे जा रही है, गाड़ी तेज़ी से आगे जा रही है, या गाड़ी तेज़ी से कम हल्के स्पीड से आगे जा रही है, ये हम बता सकें। ठीक है, एक्सेलरेशन बढ़ रही है, इसका मतलब ये होता है वेलोसिटी ज़्यादा होती जा रही है। टाइम के रिस्पेक्ट से भी एक्सेलरेशन देखी जा सकती है, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट से भी। अब वेलोसिटी के रिस्पेक्ट से देखते हैं कि एक्सेलरेशन कब बढ़ेगी, कब कम होगी। एक्सेलरेशन बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि आपके पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगी। टाइम यहाँ कांस्टेंट है, सेम है। अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन भी कम होगी, नेगेटिव में जाएगी। ठीक है, ये बात समझ गए। तो अब ये आपको समझ में आ गई एक्सेलरेशन क्या है, इसके मुताबिक देख लेते हैं। एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइन एज, एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जा सकता है द चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करा देना, ये आपके पास एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी। बहुत सी जगह पर आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा ए डेल्टा वी और टी। याद रखिएगा, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है जो मैं आपको लिखवाऊंगा। ऐसे भी आपको फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा, या इस तरह भी लिखा हुआ मिलेगा। ए इक्वल टू डेल्टा वी किसके बराबर होता है? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय टाइम। या अगर इसे डेल्टा टी कह रहे हो तो t2 माइनस t1। अब ये क्या चक्कर है, इसको समझ लो, ये फॉर्मूला कैसे बन रहा है। जब आप यहाँ पर थे पोजीशन ए पर, तो आपके पास वेलोसिटी थी v1। जब आप पोजीशन v2 पे गए तो आपके पास वेलोसिटी आ गई v2। जब आप पोजीशन b पे गए आपके पास वेलोसिटी आ गई v2। अच्छा, और ये हो गया डेल्टा v। ठीक है, टोटल हो गया, टोटल हो गया। ठीक है, यानी जब आप v1 पे थे तो आपके पास वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड। जब आप v2 पे गए तो आपके पास वेलोसिटी बराबर आई 10 मीटर पर सेकेंड। तो उन दोनों का आपने डिफरेंस किया, डेल्टा वी आ गया। समझ गए ना मेरी बात? समझ गए। अब इसको टाइम के रिस्पेक्ट से भी देख लेते हैं, इसको टाइम के रिस्पेक्ट से भी देख लेते हैं। गाड़ी जब ए पोजीशन पर थी उसके पास टाइम था, यानी जब उस गाड़ी को स्टार्ट किया गया, आपने वेलोसिटी उसकी चेक करना शुरू की, तो उस वक्त आपके पास टाइम था 4 सेकेंड, 4 सेकेंड नहीं 2 सेकेंड। ठीक है, जब आप T2 पे गए
आपके पास टाइम आ गया 4 सेकेंड। तो आपने 2 सेकेंड को 4 सेकेंड से माइनस किया तो डेल्टा टी आया आपके पास 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये डेल्टा टी क्या है कि कितना टाइम लगा, कितनी वेलोसिटी रही, डेल्टा वी क्या है कितनी वेलोसिटी रही v1 और v2 के दरमियान, और डेल्टा टी क्या है कितनी वेलोसिटी रही t2 और t1 के दरमियान। बात समझ में आ गई? ये फॉर्मूला किस तरह बन रहा है, इस तरह से बन रहा है। अच्छा, ये चीज़ नहीं लिखी हुई थी इसलिए मैंने यहाँ पर आपको इसको खुद से समझाया। अब इसका थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स देखो। यूनिट क्या होता है एक्सेलरेशन का? यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज इन SI सिस्टम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये बात याद रहेगी। अच्छा, इसकी डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन हम इसकी निकालना पहले भी सीख चुके हैं, अब भी सीख लो। डायमेंशन इसकी होती है A इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख लो, V अपॉन T, ये फॉर्मूला है ना। अब V एक ड्राइव क्वांटिटी है तो इसको एक बेस क्वांटिटी बनाओ। जब भी डायमेंशन ड्राइव करनी हो तो बेस क्वांटिटी को अलग कर दो, ड्राइव क्वांटिटी को अलग। अब V है, V की डायमेंशन क्या आएगी? S अपॉन T, मल्टीप्लाई करा दो तो S 1 से मल्टीप्लाई वैसे ही रहा और T स्क्वायर हो गया। अब S की डायमेंशन हर बच्चा जानता है, S की डायमेंशन हर बच्चा जानता है LA, और T की डायमेंशन T स्क्वायर है। अब एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या आई? L, T ऊपर आ गया तो T इनवर्स में स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन ये आ गई। हर बच्चा याद रखेगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी? क्यों? क्योंकि हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अपवर्ड ग्रेविटी, डाउनवर्ड ग्रेविटी। ग्रेविटी भी आपके पास एक्सेलरेशन है। कहते हैं ना अपवर्ड ग्रेविटी फोर्स, डाउनवर्ड ग्रेविटी फोर्स, तो वो भी आपके पास एक्सेलरेशन होती है। ठीक है, ग्रेविटी इज ऑल्सो एक्सेलरेशन, लेकिन वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आती है? अर्थ के अंदर जो कोर मौजूद है उसकी वजह से। तो यहाँ लिख लो ग्रेविटी इज ऑल्सो आ एक्सेलरेशन। उसका भी यूनिट आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही मिलेगा। अच्छा, ये बातें तो हमारी हो गई। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन पर आ जाता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, अगर मैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन को बहुत आसानी से ड्राइव करना चाहूँ तो ये इस तरह से ड्राइव हो जाती है कि अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कम है और फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगी। ये बात बहुत आसान है, इसको इस तरह से देख लो। ये आपके पास एक कार है, क्योंकि कार की एग्जाम्पल ही सबसे आसान है, और ये आपके पास एक, अच्छा एक बात याद रखना, टाइम हमेशा बढ़ेगा तो T1 हमेशा T2 से ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि टाइम कभी भी रिवर्स में नहीं चलता। कभी ऐसा हुआ है कि पहले आपकी घड़ी ने 1 बजाए हों फिर 12 बजा दिए हों? अगर ऐसा किसी की घड़ी कर रही है तो फिर वो तो बहुत यूनिक घड़ी हो जाएगी। नहीं, सिर्फ घड़ी ख़राब है इस वजह से नहीं कि दुनिया में टाइम पीछे हो रहा है। यानी पहले सूरज मगरिब में डूब रहा था लेकिन वो फिर मगरिब से निकलना शुरू हो जाए, तो अगर ऐसा हो जाएगा तो इसका मतलब है टाइम पीछे चल रहा है। तो टाइम पीछे नहीं चलता, टाइम हमारा आगे की तरफ ही चलता है। यानी सूरज मशरिक से निकलेगा, हमेशा मगरिब में डूबेगा, फिर मशरिक से फिर मगरिब में। ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने कि मगरिब से निकल के मशरिक में जा रहा हो, नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता ना। ठीक है, आपको पता है ना ये बात, आपका सूरज हमेशा मगरिब में डूबता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा टाइम पीछे नहीं जाता, हमेशा आगे जाता है। तो इसका मतलब है टाइम हमेशा पॉजिटिव रहेगा, टाइम हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, मैंने बोला ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है इससे मुराद ये है कि ऐसा हमने अभी तक नहीं देखा है अपनी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं होता इससे मुराद ये नहीं है कि ऐसा कभी नहीं होगा। ये मैंने नहीं कहा है कि ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, अल्लाह चाहे तो, अल्लाह चाहेगा तो ऐसा होगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में। आपने भी कभी नहीं देखा होगा कि सूरज मगरिब से मशरिक़ की तरफ डूब रहा हो, या मैंने भी कभी नहीं देखा कि सूरज मगरिब से मशरिक़ की तरफ डूब रहा हो। तो इस बात को थोड़ा क्लियर रखना अपने दिमाग में। अच्छा, अब यहाँ पर आओ, तो टाइम तो इसका बढ़ेगा ही, टाइम तो कम नहीं होगा, लेकिन पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब आएगी? जब आपके पास v1 कम हो, जैसे कि 5 मीटर पर सेकेंड हो, और v2 जो है वो आपके पास ज़्यादा हो। अब 5 से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, 6 मीटर पर सेकेंड हो। तो इस सूरत में हमेशा एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगी। आप इसको करके भी चेक कर सकते हो। v2 टाइम इधर रख लो, टाइम इधर रख लो, कितना रख लो, टाइम इधर रख लो, ये पोजीशन A है, ये पोजीशन B है, तो टाइम रख लो यहाँ 1 सेकेंड, और यहाँ T2 टाइम रख लो 2 सेकेंड। ठीक है, समझ गए ना?
तो अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कम हो, फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा हो, एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन देखो, एक मिनट, मेरा ना मार्कर में इंक खत्म हो गई है तो इसलिए हमें मार्कर बदलना पड़ेगा। हाँ, अब नेगेटिव एक्सेलरेशन देखो, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड थोड़ा सा ना वो उसके साथ लाइन के साथ मिल गया। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब आएगी? जब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो और फाइनल वेलोसिटी कम हो। ये तो बहुत बड़ी गाड़ी बन गई। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब आएगी? जब इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो, एक गाड़ी है, उसने अपना सफ़र शुरू किया कराची से लाहौर, तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो ज़्यादा थी, यानी जब वो कराची से चलना शुरू हुई थी तो उसके पास वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड की, लेकिन जब वो लाहौर की तरफ गई तो उसके पास जो वेलोसिटी है वो रह गई 5 मीटर पर सेकंड की। इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी। ठीक है, टाइम वही है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड 2 सेकेंड। ठीक है, टाइम वही है 1 सेकेंड 2 सेकेंड, क्योंकि टाइम हमेशा बढ़ेगा। कभी भी कराची से लाहौर जाओ तो ऐसा तो नहीं है कि आपकी घड़ी पीछे आ जाएगी, घड़ी हमेशा आगे ही चलेगी ना। तो ये बात याद रखिएगा, कभी भी टाइम नेगेटिव में नहीं जाएगा, सिर्फ वेलोसिटी की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव होगी अगर एक्सेलरेशन हो रही है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि एक्सेलरेशन क्यों नेगेटिव हो रही है, टाइम की वजह से या वेलोसिटी, तो सिर्फ टाइम की वजह से एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी। सिर्फ वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन नेगेटिव पॉजिटिव होगी, टाइम की वजह से कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगी। अच्छा, अब जहाँ पर देखो, अगर आप डेल्टा वी निकालो तो 5 माइनस 10, तो आपके पास डेल्टा वी क्या आ रहा है? -5, है ना, मीटर पर सेकेंड। और अगर आप एक्सेलरेशन निकालो इसी की मदद से, इसी तरह T2 भी निकाल लो, डेल्टा टी भी निकाल लो। एक काम करते हैं ना, डायरेक्ट एक्सेलरेशन ही निकालते हैं। ब्लैक पेन से लिखने में ना एक बड़ा मसला है कि बोर्ड ख़राब होता है। डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकालते हैं, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं उसके ऊपर वेक्टर रेट नहीं वो नहीं बना रहा हूँ एरो, जिससे पता चले वेक्टर है, क्योंकि हमें पता है ये वेक्टर है। अच्छा, 5 माइनस 10, क्योंकि आपके पास क्या है? V2 क्या है? 5, V1 क्या है? 10 और 2 माइनस 1, तो एक्सेलरेशन क्या आ रही है? -5 1, तो एक्सेलरेशन आई आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कभी भी आपके पास नेगेटिव में नहीं आएगी, सॉरी नेगेटिव में नहीं आएगी बोल रहा हूँ, टाइम कभी भी आपके पास नेगेटिव में नहीं आएगा। एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव आ रही है तो वो आएगी वेलोसिटी की वजह से। इस तरह की एक्सेलरेशन को कहा जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं इसे, डी एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। ठीक है, डी एक्सेलरेशन, ये याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, सेम टाइम में सेम वेलोसिटी रहना, ये होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसे? एक गाड़ी थी, समझ लो ये कार है ए पॉइंट पे, और ये कार है बी पॉइंट पे पहुंच गई। तो ए से इसने बी एक डिस्टेंस कवर किया, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया लेकिन चलो चल जाएगा। ठीक है, ये बी पॉइंट नहीं लो, कुछ और पॉइंट ले लो, ई पॉइंट ले लो। ये ए, बी पॉइंट ये आ गया, सी पॉइंट ये आ गया, डी पॉइंट ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी थी 2 और टाइम था 1, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी थी 2, टाइम था 1, यहाँ पर आपकी वेलोसिटी थी 2, टाइम था 1, वेलोसिटी 2, टाइम था 1। तो देख रहे हो कि सेम वेलोसिटी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में कवर होते रहना, ये आपके पास होता है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, छोटा करके लिख दिया मीटर पर सेकेंड, और यहाँ सेकेंड। ठीक है, समझ गए ना। तो सेम आपके पास टाइम में सेम वेलोसिटी का कवर होते रहना, ये आपके पास होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यानी हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बन रही है, हर
आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि हर सेकंड में 3-3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ रही है, हर सेकंड में 4-4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ रही है, तो वो कांस्टेंट है। अच्छा, अब आ जाओ नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म से तो आप बात समझ ही गए होंगे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? आप ए पॉइंट पे थे, बी पॉइंट की तरफ चले, इसे भी हम ए बी सी पॉइंट कह लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास आ गया बी पॉइंट आ गया। भाई क्या काम करो, इसे डी पॉइंट कर लो ताकि और आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर आपका है ए बी पॉइंट और यहाँ आपका है सी पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर वेलोसिटी थी आपकी 5 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में। यहाँ पर वेलोसिटी आई आपकी 10 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में। यहाँ पर वेलोसिटी आई आपकी 20 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड में। तो देख रहे हैं हर टाइम में वेलोसिटी अलग अलग होती जा रही है। देखो यहाँ पर एक सेकेंड में आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी, यहाँ पर आपके पास एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ पर 5 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो इस तरह की वेलोसिटी को कहा जाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और इसे वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कहा जाता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन, ठीक है। इसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और साथ साथ वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कहा जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि हर सेकंड में वेलोसिटी कोई अलग वैल्यू दे रही होती है। चलो ये समझ में आ गया। एवरेज एक्सेलरेशन मैंने यहाँ बताया, एवरेज नहीं, यहाँ नहीं बताया ना, एवरेज एक्सेलरेशन देख लो। एवरेज बिल्कुल वही है जो कि हमने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में समझा था, एवरेज एक्सेलरेशन। ये सब टर्मिनोलॉजीज आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना कि अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी ये सेम हो जाए तो इसका मतलब है कि जो भी चीज़ है वो आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। अच्छा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कहा जाता है, छोटा सा करके लिख लो। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी इसी को कहा जाता है। एवरेज एक्सेलरेशन कैसे समझोगे? ए पॉइंट है, बी डी पॉइंट पे गए, डी पॉइंट ले लेते हैं, और ये सी और ये बी और ये सी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम था 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर सेकेंड, 2 सेकेंड। यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी रही 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम रहा 2 सेकेंड। यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी रही 5 मीटर पर सेकेंड और टाइम रहा आपके पास 1 सेकेंड। तो टोटल कितना वेलोसिटी रही आपके पास? v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, और टोटल टाइम कितना रहा? 5 सेकेंड। तो टोटल टाइम को, टोटल वेलोसिटी को टोटल टाइम से डिवाइड करा देना, ये आपके पास होता है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन में क्या होता है कि हर टाइम में अलग अलग वेलोसिटी होती है आपके पास, हर टाइम में अलग अलग। देखो यहाँ 2 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपने क्या किया, टोटल वेलोसिटी जितनी भी आ रही थी, यानी जितनी भी वेलोसिटीज आ रही थी उन सबका टोटल लेके 20 मीटर पर सेकेंड कर लिया, और टोटल टाइम जितना था उसको 5 सेकेंड कर दिया। तो आपने क्या किया, AVG निकाल लिया, यानी 20 डिवाइडेड बाई 5, ये 1 पर आता है, ये 4 पर आता है। तो एक्सेलरेशन कितनी आ रही है आपकी? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपकी एक एवरेज एक्सेलरेशन है, यानी हर सेकंड में आप 4 मीटर पर सेकंड की एक्सेलरेशन रख रहे थे। हर सेकंड में आपके पास जो वेलोसिटी थी वो 4 मीटर पर सेकंड थी। ये एवरेज है, यानी हर सेकंड में इतना इतना हिस्सा कवर होता रहा। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब आ जाओ इंस्टेंटेनियस पर। इंस्टेंटेनियस इसका अगला टॉपिक है। ठीक है, अब आ जाओ इंस्टेंटेनियस पर। तो स्पेलिंग लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन
बिल्कुल छोटे से इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन निकालना वो इंस्टेंटेनियस होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेल्टा टी टाइम है जो कि है 0.2 मिली सेकेंड, कितना छोटा टाइम है ना, तो इस पर एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी भी बहुत छोटी होगी। फॉर एग्जाम्पल 2.6 मीटर पर, ये थोड़ा सा मिली सेकेंड है, ये मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड ना, तो वेलोसिटी भी कितनी छोटी है और एक्सेलरेशन भी कितनी, टाइम भी कितना कम है, तो आपके पास जो वो आएगी एक्सेलरेशन वो होगी इंस्टेंट। अच्छा, इसमें आप लेते हो लिमिट का मतलब क्या होता है कि जो टाइम लिया जा रहा है ना वो बहुत ही छोटा है, ज़ीरो के करीब है, तो इसीलिए तो इसे इंस्टेंट बोलते हैं, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ठीक है, ये आ गई आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये आ गई आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अच्छा, अब एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे? वेक्टर फॉर्म लिखो यहाँ पर इसकी, वेक्टर फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन। देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ एक्सेलरेशन ऐसे लिखोगे कि ए आई टी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस को बता रहा है ये ए आई टी बोल रहा हूँ, ए एन टी, ठीक है। अच्छा, अब वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट, वेलोसिटी का एक्स कॉम्पोनेंट आई हैट और डेल्टा टी, टाइम का कोई कॉम्पोनेंट नहीं लिखा जाएगा यहाँ। अब वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट और जे डेल्टा टी, ठीक है। ऐसे अगर इसको वैसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि ये हो गया आपके पास ए, डेल्टा तो नहीं आना चाहिए, हाँ डेल्टा नहीं आएगा, ए एक्स आई एक्सेलरेशन हो गया, ये भी एक्सेलरेशन हो गया, देखो ना वी अपॉन टी एक्सेलरेशन ही होता है, ठीक है, ए वाई जे, बस ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म है एक्सेलरेशन की। इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट है ये है और वाई एक्सिस का कंपोनेंट ये आ गया, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक ग्राफ बना के मैं कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा जो कि आपको फिगर, अच्छा कुछ यहाँ पर बातें लिखी हुई हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के नीचे, वो देख लो क्या कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी द स्पीड कैन बी चेंज। अच्छा, एक्सेलरेशन में मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का स्पीड का वो चेंज हो सकता है, आपने देख लिया जैसे मैंने दिखाया। द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी कैन चेंज इवन थ्रो द मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट। अच्छा, एक्सेलरेशन में डायरेक्शन तो चेंज हो सकती है वेलोसिटी की, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह सकता है। फॉर एग्जांपल आप इधर इस तरफ आ रहे थे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, अब उस तरफ जाने लग गए तो भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद आगे कहते हैं बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन कैन बी चेंज। बिल्कुल सही बात है, आप मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकते हो एक्सेलरेशन का और डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। यानी एक्सेलरेशन पीछे आ रही थी, वेलोसिटी आगे जा रही थी, वेलोसिटी पीछे आ रही है, एक्सेलरेशन आगे जा रही है, ऐसा किया जा सकता है। अब एक छोटा सा ग्राफ है, उससे आपको और बातें डिटेल समझ में आ जाएंगी। अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है, ये अलग टॉपिक है, इसको इसमें नहीं मिलाऊंगा मैं, बस ये एक आखिरी चीज़ समझ लो फिर बात समझ आ जाएगी। यहाँ पर ना इन्होंने ग्राफ नहीं बनाया हुआ, तो मैं थोड़ा सा ग्राफ भी समझा देता हूँ कि एक्सेलरेशन का क्या चक्कर है। देखो एक्सेलरेशन के लिए यहाँ पर ये एक्सेलरेशन ग्राफ है, एक्सेलरेशन ग्राफ GRAPH ग्राफ, ठीक है। तो भाई आप लोग ग्रुप में ज़रूर ऐड होइएगा ताकि आप लोगों को वहाँ भी मटेरियल मिलता रहे। अच्छा देखो, ये है आपके पास टाइम, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस नहीं आएगा, यहाँ पर वेलोसिटी आएगी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ वेलोसिटी को डील कर रहे हो, वेलोसिटी जो कि आपके पास है v। अगर आपके पास इस तरह की लाइन आ रही है जैसा कि हमने वेलोसिटी में भी देखा था, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन आपके पास कांस्टेंट है। यानी 1 2 3, अब जहाँ जगह नहीं है थोड़ा मैं इधर ही बना रहा हूँ, 2 4 6, ठीक है। आपके पास एक्सेलरेशन
कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 1 2, 4 डिवाइडेड बाय 2 2, 6 डिवाइडेड बाय 3 2, तो एक्सेलरेशन आपकी कांस्टेंट आ गई। अच्छा अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, टाइम चेंज हो रहा है, टाइम तो नहीं रुकने वाला, तो एक्सेलरेशन आपके पास 0 है। यहाँ पर क्या है? यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट। यहाँ पर है 0, ज़ीरो एक्सेलरेशन। अच्छा एक वेरिएबल भी होता है, उसका भी ग्राफ देख लो साथ ही साथ कि यूं तब्दीली आते आते यूं आपकी एक्सेलरेशन बढ़ गई, तो ये आपके पास एक वेरिएबल है, जैसा कि हमने वेलोसिटी वाले में देख लिया था कि देखो टाइम अब कम बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ रही है। अच्छा अब असल जो चीज़ समझानी थी ना, वो मैंने आपको ये फिगर समझाना था। असल जो चीज़ समझानी थी, ग्राफ में कैसे बनती है एक्सेलरेशन, उसके कंपोनेंट कैसे निकालते हो आप, क्योंकि मुझे पता है यही सब कुछ मुश्किल करेगा आपको। अच्छा ये हो गया y कंपोनेंट, ये आपका ओरिजिन, ये आपका x कंपोनेंट। अच्छा ये आपका एक एक्सेलरेशन का ग्राफ बन रहा है, इसका शेप बिल्कुल वैसे ही बनाता है, ठीक है। ये आपका एक एक्सेलरेशन। अब इस पॉइंट पे मैं कहता हूँ कि एक्सेलरेशन क्या है बताइए, तो आप क्या करोगे? आप कंपोनेंट ड्रॉ करोगे। याद रखना कंपोनेंट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये x एक्सेस पे आ रहा है तो ये x कंपोनेंट, a का x कंपोनेंट, ये y परपेंडिकुलर बना दिया मैंने, ये a का y कंपोनेंट, और ये जो परपेंडिकुलर निकला ये इसका हाइपोटेन्यूस है जिसे आप a कहोगे, ठीक है, जिसे आप a कहोगे। अब ये a कैसे निकलेगा? ये ऐसे निकलेगा कि a इक्वल टू होल रेडिकल, ऐसे भी निकाल सकते हो, a x का स्क्वायर प्लस a y का स्क्वायर, ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप ये a निकाल सकते हो। इसके अंदर आप क्या करोगे? ये वाला जो कंपोनेंट है ना, इसको उठाकर यहाँ रख दोगे, यहाँ रख दोगे ये वाला कंपोनेंट, तो ये आपका एक ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। ट्रायंगल कंप्लीट होगा तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ये चीज़ आप बना लोगे। ये चीज़ कैसे बनाई थी मैंने आपको बताया था ना, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो आपके पास ax है, समझ गए? एंगल आपका यहाँ बन रहा है तो ये चीज़ परपेंडिकुलर है, तो ये चीज़ आपकी बेस हो गई, और ये तो हाइपोटेन्यूस है ही है, हमें ये बात पता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने बताया इसको बिल्कुल वैसे ही एज इट इज़ उतारना, ताकि कोई गड़बड़ ना हो, कोई मुश्किल ना हो समझने में। एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी उस तरफ, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी इस तरफ, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिए हैं। ये पाथ है जिस पाथ पे चलकर एक्सेलरेशन बढ़ रही है या कम हो रही है, ये पाथ है, ये चीज़ पाथ है। इसका न्यूमेरिकल नहीं है, वरना मैं इसका न्यूमेरिकल भी कराता आप लोगों को। इसके नीचे भी एक इक्वेशन उन्होंने लिखी है इंस्टेंटेनियस के लिए, तो आप इसको इंस्टेंटेनियस के लिए भी बना सकते हो चाहो तो, या ये तो मैंने एवरेज के लिए बना दी थी, आप चाहो तो इसको इंस्टेंटेनियस के लिए भी बना सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। 30 मिनट मैंने आपके इसमें लिए हैं, एक्सेलरेशन को मैंने काफ़ी हद तक यहाँ पर आपके लिए क्लियर कर दिया है। आगे इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं जो एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम, इन 5 या 4 चीज़ों से मिलके बनती हैं। वो नहीं समझेंगे, आगे आने वाले जो प्रोजेक्टाइल के कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, तो उसको ज़रूर देखिएगा। हर आगे आने वाला टॉपिक पीछे आने वाले टॉपिक से ही रिलेट करता है, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में इसे पढ़ा था तो आपको पढ़ा पा रहा हूँ। तो आपको भी अगर आगे की चीज़ें पढ़नी है तो ये पीछे की चीज़ें पता होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर